गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्कीन के निर्माण की विधि में आगे पढ़ेंगे। एल्कीन टॉपिक है, एल्कीनों का निर्माण। एल्कीन के निर्माण में आज हम लोग बात करेंगे एल्काइनों के। कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे की बात है। एल्काइनों के जो भी नंबर होगा, एल्काइनों के आंशिक अपचयन द्वारा, आंशिक अपचयन द्वारा, एल्काइनों के आंशिक अपचयन द्वारा। एल्काइनों के आंशिक अपचयन द्वारा कैसे निर्माण करते हैं? अगर हमारे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री ब्यूटाइन हो, तो ब्यूटाइन का हाइड्रोजनीकरण अगर कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन या पैलेडियम पर आधारित कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम सल्फेट भी हो सकता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये लिंड लार उत्प्रेरक कहलाता है, लिंड लार उत्प्रेरक। इसमें पैलेडियम एक बढ़िया अपचायक है जो इस पर अपचयन की प्रक्रिया को कराएगा। बेरियम सल्फेट इसके लिए विष का काम करेगा, इसकी अपचायक क्षमता को कम करेगा। इसी तरह यहाँ पे पैलेडियम और कार्बन युग्म भी यूज कर सकते हैं। अब अगर इसका अपचयन कराया जाएगा तो ये बनेगा CH3 CH द्विबंध CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3 CH ब्यूटीन 2, इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटीन 2। अगर हम यहीं पर दूसरा सोडियम और द्रव अमोनिया का उपयोग करें तो ये बदल जाएगा CH3C द्विबंध C CH3H। तो ये तो पहले बनेगा, देखिए यहाँ पे ये सिस ब्यूटीन है और ये ट्रांस ब्यूटीन। तो ब्यूटीन ये भी ब्यूटीन 2, लेकिन ट्रांस है, इसमें दोनों समूह विपरीत और हैं, इसमें दोनों समान समूह एक और हैं। तो हम लोग जानते हैं ज्यामितीय संरचना में अगर जब समान समूह एक और होते हैं, एक बंधे से जुड़े हुए समान समूह एक और होते हैं तो उसे कहते हैं सिस, और जब विपरीत और होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांस। तो एल्काइनों के आंशिक अपचयन द्वारा हो गया। अगला मेथड इसमें है, नेक्स्ट मेथड हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ये 5वें मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगला मेथड एसिटिलीन एल्केनो, या हम कह सकते हैं एल्कीनों के अपचयन, एल्काइनों के अपचयन द्वारा। एल्काइनों के अपचयन द्वारा एल्काइन क्या होती है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराएंगे CH2 द्विबंध CH2। तो ये सवातेज सेंड्रेंस अपचयन कहलाता है। ये निकिल यहाँ पे चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से एक मेथड ये हो गया। अगला तरीका है, हम विक या जेम डाई हैलाइड द्वारा एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। विक या जेम, विक का पूरा नाम है विसिनल और जेम का जेमिनल, विसिनल और जेमिनल। तो जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझें।
कार्बन कार्बन युग्म बंध के एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हों तो इसे कहते हैं विसिनल, सॉरी इसे कहते हैं जेम, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अगर इसी तरह का दूसरा अणु हम लोग ले लें तो इसके दो अणु आपस में जुड़ करके जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिंक चूर्ण ले लें तो ये बनाएगा, यहां से दोनों क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन जिंक के साथ बाहर हो जाएंगे -ZnCl2 के फॉर्म में, और यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली होगी, यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली होकर के ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH द्विबंध CH, एथीन या एथिलीन, यानी हमें एल्कीन प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें दो से अधिक कार्बन का लेंगे तो हमें दो से अधिक कार्बन का एल्कीन प्राप्त होगा। ये जेम डाई हैलाइड है, जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो तो इसे जेम डाई हैलाइड। यदि कार्बन अलग अलग, मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, और कार्बन की वैलेंसी चारों पूरा हो गई, इसको हम लोग कहेंगे विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड का अगर हम क्या करा दें, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो दोनों ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, -ZnBr2, और यहाँ से C द्विबंध CH, और यहाँ पे H रहेगा, एक H यहाँ रहेगा, तो ये H और H यानी एथीन प्राप्त हुआ। इस तरीके से जब विक डाई हैलाइड का यूज करेंगे, अर्थात जब दोनों अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो उस समय विक डाई हैलाइड, और जब एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन तो उसे जेम डाई हैलाइड। इस तरह से एल्काइन बनाने के तरीके हम लोग सीख लिए। अब एल्काइनों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। तो एल्काइन के भौतिक गुण की तरफ हम लोग चलते हैं। एल्काइन के भौतिक गुण, माफ करिएगा, एल्कीन, एल्काइन कह रहा है, एल्कीन के गुण। एल्कीन के गुण में हम लोग सबसे पहले इसका भौतिक गुण, एल्कीन का भौतिक गुण पढ़ेंगे। एल्कीन के भौतिक गुण में पहला है कार्बन 2 से कार्बन 3 तक की एल्कीनें गैस होती हैं। कार्बन C4 से लेके C18 तक की एल्कीनें द्रव होती हैं, शेष ठोस होती हैं। और हम लोग चूंकि ये हैलोजनों के साथ तैलीय आयली एक तरह से यौगिक बनाती है, इसलिए इसको ओलेफिन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ओलेफिन। तो हम लोग कह सकते हैं जितने ओलेफिन होते हैं उसमें C2 से C3 तक की गैस, C4 से C18 तक की द्रव और शेष ठोस, ये की भौतिक अवस्था होगी। दूसरा इसमें अगर हम बात कर लें, ये तो पहला है, पहले में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और शेष ठोस है, यानी इनकी भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है। दूसरा अगर बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक, एल्कीनों के गलनांक क्वथनांक, एल्कीनों के गलनांक और क्वथनांक उनके अणुभार के तथा उनके बीच लगने वाला वांडर वाल्स आकर्षण बल के समानुपाती होता है, तथा हम कह सकते हैं पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी गलनांक और क्वथनांक एल्कीनों के बढ़ेंगे यदि अणुभार बढ़ेगा। वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ने पर भी गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे, लेकिन पार्श्व श्रृंखलाएं अगर बढ़ेंगी तो गलनांक और क्वथनांक घटेगा। दूसरी चीज, एल्केनों की तुलना में एल्कीनों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध एक अतिरिक्त पाई बंध आ जाता है जिसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह से कहेंगे एल्केनों की तुलना में एल्कीन के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। एल्केनों की तुलना में एल्कीन के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इसके भौतिक गुण के बारे में बात कर लिया जाए। तो भौतिक गुण क्या हुआ, पहला पढ़ा है, दूसरा गलनांक और क्वथनांक। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग इसमें विलेयता। तो जल में अविलेय होते हैं क्योंकि ये आंशिक ध्रुवित होते हैं, पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होते, इसलिए जल में अविलेय हैं। परंतु कार्बनिक विलायक मतलब पायरीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में कार्बनिक विलायक में विलेय हैं, जैसे CCl4, CSCl3, C6H6, इन सब में विलेय। जल में अविलेय होते हैं क्योंकि ये आंशिक ध्रुवित होते हैं, अगर पूर्ण ध्रुवित होते तो जल में विलेय होते हैं। ऐसी आंशिक ध्रुवता का मेन कारण इसमें कार्बन के बीच पाई बंध जो आ जाता है उसके कारण आंशिक ध्रुवित होता है एल्कीन, जबकि पूर्ण रूप से अध्रुवित होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं घनत्व। तो इसका जो घनत्व होता है, जल से कम होता है, अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। जल से कम होता है, अणुभार बढ़ने पर बढ़ता रहता है। तो इस तरह से इसके घनत्व के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट इसमें कितने पॉइंट हो गए, 4। घनत्व, विलेयता और गलनांक और क्वथनांक में बताया भौतिक अवस्था। तो इस तरह से एल्कीनों के ये भौतिक गुण हैं। एल्कीनों के बारे में हम लोग समझ गए कि एल्कीन कहाँ से कहाँ तक विलेयता प्रदर्शित करेंगी और कहाँ से कहाँ तक इनका घनत्व बदल सकता है, इनके क्वथनांक और गलनांक कैसे चेंज होते हैं। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो एल्कीनों के रासायनिक गुण, एल्कीनों के रासायनिक गुण के बारे में बात करने से पहले बता दो, कार्बन के बीच एल्कीनों में द्विबंध होता है, एक पाई और एक सिग्मा बंध। पाई बंध जो होता है कमजोर होता है, पाई बंध कमजोर होता है और सिग्मा बंध मजबूत होता है। तो पाई बंध किसमें टूट करके बदलना चाहेगा, सिग्मा बंध में। तो कार्बन के बीच का पाई बंध टूट करके, क्योंकि यह कार्बन के बीच जो पाई बंध है, ये कार्बन और कार्बन के बीच पार्श्विक अतिव्यापन पी ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। इसलिए आंशिक रूप से दोनों तरफ बटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कमजोर होता है। तो पाई बंध की ऊर्जा कम होने के कारण यह टूट करके सिग्मा बंध में बदलने का प्रयास करता है। इस कारण ये एल्कीनों की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। एल्केन की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील हैं क्योंकि यहाँ पाई बंध है, कार्बन पाई बंध है और प्रायः ये युगात्मक अभिक्रियाएं देती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, युगात्मक अभिक्रिया। और इनकी योगात्मक अभिक्रिया का नेचर होता है
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अर्थात हम कह सकते हैं जितनी एल्कीनें होती है सब योगात्मक अभिक्रियाएं देती हैं। साथ ही साथ इनकी क्रियाविधि किस दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्रियाविधि के दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रॉन सही योगात्मक अभिक्रिया टाइप की होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी क्रियाशीलता अगर अधिक है तो ये पहली अभिक्रिया इसमें क्या संभव हो सकती है। मैं सबसे पहले हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण के बारे में बात करूंगा। एल्कीन में अगर मैं एथीन ले लूं, एथीन इसका अगर ब्रोमीनीकरण करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 पायरीन विलायक की उपस्थिति में हल्का से हिट करें तो ये बैगनी रंग की होती है, बैगनी रंग की होती है, या हम कह सकते हैं ये बैगनी रंग, थोड़ा सी कंफ्यूजन है, बैगनी या फिर ये बैगनी कलर का ही होता है, बैगनी कलर की होती है, जिसके कारण क्या होता है जैसे ये CH2 सिंगल बंद CH2 और यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की खाली तो ब्रोमीन जुड़ गया तो एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त हुआ और ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तो इससे पता चला कि कार्बन के बीच का द्विबंध ब्रोमीन के जुड़ जाने के कारण अपना रंग खो देता है और एथिलीन डाइब्रोमाइड में बदल जाता है और ये रंगहीन यौगिक है। ये वास्तव में एल्कीनों की एक परीक्षण अभिक्रिया है। इससे पता कर सकते हैं कि एल्कीन है अथवा कोई दूसरा कंपाउंड है, क्योंकि ब्रोमीन जल का रंग ये उड़ा करके इसे रंगहीन कर देती है। बैगनी या गुलाबी, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें, गुलाबी या बैगनी दोनों में से कोई एक रंग हो सकता है। इसको आप एक बार देखिए, बैगनी ज्यादा संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगला। अगर मैं बात करूं अगले रिएक्शन की, तो अगला रिएक्शन इसमें क्या है, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग, हैलोजन अम्लों का योग यानी HX का योग। तो एल्कीन चूंकि दो टाइप की होती है, जिसमें कार्बन की संख्या सम होती है उसे सममित एल्कीन, जिसमें विषम होती है उसे असममित एल्कीन। तो सममित एल्कीन का मतलब अगर CH2 द्विबंध CH2 और इसकी अभिक्रिया में HCl या HBr से करा दूं, HBr से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे ये CH3 CH2Br, एथिलीन एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथिलीन प्राप्त होता है। लेकिन अगर असममित एल्कीन होगी, असममित एल्कीन का मतलब CH3 CH द्विबंध CH2, CH3 CH द्विबंध CH2, तो इस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार होता है। और मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार अगर किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, तो इसमें से Br ऋण आयन कहाँ जाएगा? CH पर। तो इसको हम कहेंगे CH3 CH Br सिंगल बंध
CH3, ये यहाँ की जुड़ जाएगा, प्लस थोड़ी मात्रा में CH3 CH2 CH2 Br भी प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है? सबसे ये मुख्य उत्पाद होता है, ये मुख्य उत्पाद, और ये गौण उत्पाद, यह कम मात्रा में बनता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 पे ब्रोमीन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, 1 पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब प्रश्न उठता है कि मार्कोनी काफ रूल क्या है वास्तव में? तो मार्कोनी काफ रूल एंड मार्कोनी काफ रूल, मार्कोनी काफ नियम, इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों में HX हाइड्रोजन हैलाइड या कोई भी ध्रुवीय हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भार उस युग्म बंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो हम देख रहे हैं इस 2 युग्म बंधित में से इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए कहाँ जुड़ेगा ये ऋण भार? यहाँ पे। तो मार्कोनी काफ नियम क्या है? मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड या कोई भी ऐसा ध्रुवीय अणु जिसमें ऋण और धन बने, जैसे हाइपोक्लोरस अम्ल होगा HOCl, उसमें जो धन होगा ऋण होगा वो भी इसी तरीके से जुड़ेगा। H2SO4 में जो एक ऋण भाग होगा धन भाग होगा वो भी इसी तरीके से जुड़ेगा। तो ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। तो मार्कोनी काफ का नियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। असममित एल्कीनों में ये लागू होता है, सममित एल्कीनों में आप किसी को कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है मुख्य उत्पाद क्यों ये बना, तो हम लोग इसको भी देख लें। मुख्य उत्पाद क्यों 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं बना? तो हम सब जानते हैं क्योंकि ये क्रिया विधि की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही होने के कारण अगर CH3CH द्विबंध CH2 में अगर ये वाला द्विबंध असममित रूप से टूटेगा तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये हो जाएगा CH3CH प्लस CH2 ऋण, और अगर यही CH3CH इस पर ऋण आ जाए और ये CH2 धन, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो धन है और यहाँ पे जो धन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो HX का ऋण भाग सबसे पहले अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला इसमें सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन स्नेह का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि यहाँ पे धनायन किस पर है? पहले कार्बन पर 1 डिग्री पर, और ये 2 डिग्री पर। और हम सब जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक अस्थायी होता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बो धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थायी होता है। तो 2 डिग्री कार्ब धनायन अधिक अस्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर ऋण भाग का जुड़ाव आसानी से हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में इसका निर्माण होगा। तो ये तो रासायनिक गुण में अभी प्रारंभिक प्रक्रिया थी, मैंने बताया मार्कोनी काफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा सममित एल्कीनों में
मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार 1 डिग्री सॉरी, और मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो या 2 या 1 टाइप का, तो आप कहेंगे 2 टाइप का, या ऐसा उत्पाद प्राप्त होगा जो अधिक अस्थायी कार्बोधनायन बनाएंगे। और हमेशा याद रखिए ऋण भाग उसी पर जुड़ता है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, आगे की बात इसमें कल किया जाएगा। धन्यवाद।